एग्ज़ाम से रिलेटेड नए वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सीजी व्यापम के समस्त अभ्यर्थियों का मैं महेंद्र देवांगन एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 की इस अगली कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए इस सेशन का शुभारंभ करते हैं और यह अध्याय 11 में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। तो अध्याय 11 में क्या है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। ठीक है, तो राज्य सरकार इस अधिनियम में इसके लिए परिकल्पित भूमिका के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करने हेतु उत्तरोत्तर प्रयास करेगी। ठीक है, मतलब सुधार के लिए कार्य करेगी, है ना, जैसा संभव हो। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करने हेतु राज्य सरकार की यह शक्ति है। किसके पास यह शक्ति है? राज्य सरकार के पास यह शक्ति है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और यहाँ पर आपको यदि मान लीजिए पूछा जाएगा तो ये है आपका धारा किसके तहत? तो धारा 21 के तहत। उसके बाद फिर अब सुधारों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सुविधाएं सम्मिलित होंगी। अब कौन कौन सी सुविधाएं तो देखेंगे। उचित मूल्य की दुकानों के समस्त खाद्य सामग्री को द्वार पहुंच सेवा द्वारा प्रदाय करना। दूसरा, सभी स्तरों में होने वाले संव्यवहारों की पारदर्शिता, मतलब यहाँ पर पारदर्शिता इंपॉर्टेंट है, पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ठीक है, और किसी भी प्रकार के कंप्यूटरीकरण भी यहाँ पर शामिल है, मतलब किसी भी प्रकार का यहाँ पर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी भी योजना के तहत। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अधीन हितग्राहियों हेतु उचित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए त्रुटि रहित चिन्हांकित आधार का प्रयोग करना। अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता। अब इसका मतलब क्या है? अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता का मतलब जितने भी डेटा एंटर किए जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न होना। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। उचित मूल्य की दुकानों को अनुज्ञप्ति प्रदाय करने में सार्वजनिक संस्थाओं या सार्वजनिक निकायों जैसे पंचायत, स्व सहायता समूह, सहकारिता को प्राथमिकता देना। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी व्यापारियों को यहाँ पर प्रतिबंधित करना। जब निजी व्यापारी यहाँ पर होंगे तो इसका मतलब यह कह सकते हैं आप कि भ्रष्टाचार से संलिप्त होंगे। सो इसलिए उन्हें परे करना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। समय के अंतराल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्रियों का विस्तार। उसके बाद फिर यहाँ पर खाद्य सामग्रियों का पर्याप्त सुरक्षित भंडार या बफर स्टॉक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, संधारित करना। संधारित मतलब एकत्रित करना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अध्याय 12 की तरफ। तो पारदर्शिता एवं जवाबदेही, है ना, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पारदर्शिता एवं जवाबदेही। अब देखिए धारा 22 में क्या दिया गया है। तो ये जो लिखा है ये धारा 22 है ना। अब धारा 22 में क्या लिखा है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का प्रकटन। अब ये तो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं योजनाओं से संबंधित सभी अभिलेख ऐसी रीति में सार्वजनिक पटल पर रखे जाएंगे तथा सामान्य जन की निरीक्षण हेतु खुले रखे जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी यहाँ पर आके इसकी ट्रांसपेरेंसी की जांच पड़ताल कर सकता है। ठीक है, और यह जो अकाउंटेबिलिटी है वो सरकार के तरफ से है। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। स्थानीय निकाय द्वारा सामयिक सामाजिक अंकेक्षण करना। अंकेक्षण मतलब किसी भी प्रकार की स्क्रूटनी करना, है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका प्रत्येक स्थानीय निकाय या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय जिसे राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किया जाए उचित मूल्य की दुकान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं के संचालन का सामाजिक अंकेक्षण करेगा।
ठीक है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक अंकेक्षण करेगा। अंकेक्षण मतलब ऑडिट, ऑडिट मतलब जांच करेगा कि क्या यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं वो सही ढंग से संचालित हो रहे हैं या फिर उसमें सही ढंग से संचालित नहीं हो रही है। ठीक है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं निगरानी समिति। ठीक है, निगरानी समिति। तो क्या है निगरानी समिति, कौन सी धारा के अंतर्गत? तो धारा 24 के अंतर्गत निगरानी समिति प्रस्तुत है। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने एवं उचित संचालन, उक्त प्रणालियों के कार्यकारियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत बनाए गए छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 में विनिर्दिष्ट अनुसार राज्य, जिला, विकासखंड, उचित मूल्य की दुकान आदि स्तर पर निगरानी समिति की स्थापना करेगी, जिसमें स्थानीय प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्थानीय प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों के वर्ग को सम्यक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए ऐसे सदस्य सम्मिलित होंगे जैसा विहित किया जाए। मतलब जैसा विहित किया जाए, जैसा नियम निकाला जाए, जैसा आदेश किया जाए। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। निगरानी समिति के निम्नलिखित कार्यों का संपादन करेगी। मतलब किस किस प्रकार के कार्यों का संपादन करेगी, देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण होगा। ठीक है। इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी उल्लंघन की कलेक्टर को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टर को लिखित में सूचना देगा, है ना। कौन देगा? तो निगरानी समिति। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके द्वारा प्राप्त निधि, निधि कहने का मतलब है पैसा, या फिर स्टॉक के दुरुपयोग की किसी भी उल्लंघन को किसको सूचित करेगा? कलेक्टर को। अब ध्यान दीजिएगा, कलेक्टर को लिखित में सूचना देना है। ठीक है। चाहे किसी भी प्रकार का परेशानी हो, डायरेक्ट आप कलेक्टर को सूचित करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। विनिर्दिष्ट, जो भी विनिर्दिष्ट है, जो भी नियम है, अब क्या विनिर्दिष्ट है? उल्लंघन की लिखित सूचना में प्राप्त होने पर कलेक्टर धारा 25 के अधीन ऐसे विषय की जांच के लिए अग्रसर होगा। ठीक है। तो जांच भी कौन करेगा? तो कलेक्टर, ऑब्वियसली किसके द्वारा? विहित प्राधिकारी के द्वारा। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अध्याय 13 की तरफ। अपराध एवं शास्ति, शास्ति का मतलब होता है दंड, दंड का मतलब होता है पेनाल्टी, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ओके। तो अब यह कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ये आप धारा जरूर याद रखेंगे। ठीक है। धारा 25 के अंतर्गत अपराध एवं शास्ति, है ना। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो बताई है, कम से कम उसको ध्यान में रखकर और वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, है ना, ताकि चीज़ें बहुत ही पिकुलर हो सके, क्लियर हो सके। ओके, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। तो अध्याय 13 में हम पहुँच चुके हैं, जो किससे संबंधित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, अपराध एवं शास्ति कौन से धारा? 25। इस अधिनियम के अनुसार पात्र परिवारों को पात्रताएं प्रदान करने संबंधी समस्त कार्यवाही तथा समय समय पर यथा संशोधित तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 के द्वारा विनियमित होगी। ठीक है। यहाँ पर जो बॉक्स में दिया है उसे भी हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अधिनियम के अधीन पात्रता प्रदान करने की कार्यवाहियों का विनियमन। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस आप यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, अपराध एवं शास्ति कौन से धारा के अंतर्गत है? तो धारा 25 के अंतर्गत है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, अब देखिए यहाँ पर बार बार आ रहा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, तो हम यहाँ पर देखने का कोशिश करेंगे। आगे जो भी वीडियो हमारे द्वारा जारी होगा, आगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में क्या क्या प्रावधान है उसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि किसी विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, इट इज इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार प्रावधानों के क्रियान्वयन को विनियमित
करने के प्रयोजन के लिए यदि एवं जब भी आवश्यक समझे छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 के प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन कर सकेगी, है ना। तो यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस अधिनियम में संशोधन करने की शक्ति भी किसके पास होगी, तो राज्य सरकार के पास होगी। ऐसा संशोधन राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगी, ठीक है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। प्रत्येक अधिसूचना इसके जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाएंगी। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम लास्ट में चलते हैं अध्याय 13 के। तो अध्याय 13 के 26वें धारा में क्या है, यदि कोई व्यक्ति धारा 25 के अंतर्गत, मतलब जो शास्ति है या अपराध है के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2004 आदेश के किन्हीं भी प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंड हेतु दायी होगा, ठीक है। ओके, अब यहां पर क्या है, धारा 26 में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट अध्याय है ये, है ना, तो ध्यान से पढ़िएगा। अध्याय 14, अब इसमें क्या दिया है, अध्याय 14 में धारा 27 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रावधान राज्य सरकार को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने या बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे। खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने या बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 28, धारा 28 में। तो नियम बनाने, हाँ पूरा पढ़ते हैं। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले योग्य शक्ति नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर ऐसी परिस्थिति में और ऐसी शर्तों एवं ऐसी सीमाओं के अध्ययन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना में निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, इसके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकेगी। देखिए यहाँ पर बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में लिखा गया है ना। यहाँ पर आसान भाषा में यदि कहा जाए कि इस अधिनियम के अधीन जितने भी शक्ति हैं उस शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार किसी भी अधिकारी के द्वारा कर सकती है। दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं धारा 29 में अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति, ठीक है। ये कौन से धारा में दिया गया है, तो ये है आपका धारा 29 में। अब धारा 29 में क्या बोलता है, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 या अनुसूची 2 में संशोधन कर सकेगी तथा इसके बाद अनुसूची 1 और अनुसूची 2 जैसे भी स्थिति हो तदनुसार संशोधित कर दी गई यह समझी जाएगी। मतलब संशोधन की जो शक्ति है वो भी कहाँ पर संशोधन करना है, अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2, ठीक है। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये सभी चीज़ें, बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, क्या कि ये धारा 29 क्या कहती है। तो धारा 29 अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति प्रदान करती है और वह अनुसूची कौन कौन से, अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक अधिसूचना इसके जारी होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नियम बनाने की शक्ति। अब देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यह धारा, नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी। विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंधित कर सकेंगे। अर्थात
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। उसके बाद फिर अंत्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों और विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों के परिवारों को उनकी पात्रताएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उनकी पहचान करने हेतु मार्गदर्शिका भी बनाई जाएगी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पात्र परिवारों की सूची को अद्यतन किया जाएगा, मतलब अपडेट किया जाएगा। उसके बाद फिर आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों, मतलब जितने भी डेटा है वो सभी के सभी सार्वजनिक पटल पर रखा जाएगा, मतलब पब्लिक डोमेन में ही इसको रखा जाएगा। ठीक है, और सामान्य जन के निरीक्षण हेतु खुला रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संचालन का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा, है ना। निगरानी समिति के गठन का विवरण, कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा प्रावधान बनाया जाना है। ठीक है, उन सभी का अंगीकार करना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए या जारी किए गए प्रत्येक नियम, अधिसूचना और मार्गदर्शिका इसके बनाए जाने या जारी करने के पश्चात यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद फिर धारा 31 में क्या बोला है। विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदंड का बना रहना, है ना। इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख पर विद्यमान योजनाएं, मार्गदर्शिका, आदेश और खाद्य संबंधी मापदंड उस तिथि तक प्रवृत्त एवं प्रभावी रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन योजनाएं, मार्गदर्शिका, आदेश और खाद्य संबंधी मापदंड उपांतरित विनिर्दिष्ट नहीं कर दिए जाते। परंतु उक्त योजनाएं, मार्गदर्शिका, आदेश और खाद्य संबंधी मापदंड के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी प्रावधानों के अंतर्गत किया गया या कोई भी कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत जब तक अधिक्रमित नहीं कर दिया जाता तब तक प्रवृत्त रहेंगे। कहने का मतलब है कि जब तक इस अधिनियम में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाता या फिर इस अधिनियम को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक कि यह अधिनियम चालू रहेंगे। ठीक है, इस अधिनियम के तहत कार्यवाहियां होती रहेंगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। धारा 32 के अधीन कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति। ठीक है, ये धारा 32 के तहत दिया गया है कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति। तो बस अब इसमें डिटेल में इस प्रकार से चर्चा नहीं। प्रारंभ होने की तारीख से 2 वर्षों के अवसान होने के पश्चात इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश जारी नहीं होगा। ठीक है, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रारंभ होने की तारीख से 2 वर्ष के समाप्त होने तक इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश जारी नहीं होगा, मतलब नया आदेश जारी नहीं होगा। उसके बाद फिर धारा 33 में देखते हैं तो इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र प्राथमिकता परिवारों, सामान्य परिवारों या अन्य समूहों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा खाद्य सामग्री या भोजन प्रदाय व्यवस्था के विफल होने के कारण उद्भूत हानि, नुकसान या क्षतिपूर्ति चाहे जो भी हो, जहां प्रदाय व्यवस्था की ऐसी विफलता या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध, बाढ़, भूकंप जो भी आता है ना, दैवीकृत जैसी दशाओं में हुई किसी प्रकार की हानि के लिए किसी दावे हेतु राज्य सरकार दायी नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धारा 33 क्या बोलता है, इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र प्राथमिकता परिवारों, सामान्य परिवारों या अन्य समूहों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा खाद्य सामग्री या
भोजन के प्रदाय व्यवस्था के विफल होने के उद्भूत हानि, है ना, मतलब जो भी व्यवस्था है वह विफल हो जाती है। ठीक है, अब यह विफल चाहे वह प्रत्यक्ष कारणों से हो चाहे अप्रत्यक्ष कारणों से, तो इसके लिए राज्य सरकार दायी नहीं होगा, यहां पर यह लिखा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक छोटे से पॉइंट में बात करें, अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायी तो नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पात्रताएं निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य योजना या विधि का किसी तरह अल्पीकरण नहीं होगा। अधिनियम किसी अन्य योजना या विधि के अल्पीकरण में नहीं, मतलब इसे छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के बारे में हम बात कर रहे थे उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा जरूर करेंगे। अनुसूची 1, अब अनुसूची 1 में क्या है यहाँ पर देखेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की पात्रता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा टेबल को दर्शाने का यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है ना, ताकि पूरी की पूरी चीज़ें आपके सामने हो सके। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे परिवार का प्रकार। अब यहाँ पर जो संख्या क्रमांक है उसको हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, परिवार का प्रकार, खाद्य पदार्थ, मासिक पात्रता और उपभोक्ता दर। ठीक है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अंत्योदय परिवार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंत्योदय परिवार खाद्यान्न क्या क्या मिल सकता है, तो खाद्यान्न मिलेगा अंत्योदय परिवार को आयोडाइज्ड नमक, काला चना, दाल। अब यहाँ पर देखिए स्टार दिया गया है, तो स्टार काले चना की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय परिवारों एवं प्राथमिकता वाले परिवारों की होगी। जो सिंगल स्टार है, जो काले चना है, उसको वो किसको मिलेगा, तो अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों को मिलेगा। क्या मिलेगा, काला चना। और यदि हम दाल के बारे में बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवार को मिलेगी। ठीक है, अब इसको बार बार रिपीट करने का तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है ना। तो 35, अब देखो अंत्योदय परिवार, तो मासिक पात्रता 35 किलोग्राम प्रति माह। 2 किलो आयोडाइज्ड नमक कितना मिलेगा, 2 किलोग्राम प्रति परिवार। काला नमक 2 किलोग्राम प्रति परिवार। और यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करूँगा, काला चना जो है वो राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले अंत्योदय परिवार एवं प्राथमिकता वाले परिवार को मिलेगा। और दाल जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले अंत्योदय परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार को मिलेगा। ठीक है, और उपभोक्ता दर 1 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, और जो आयोडाइज्ड नमक है वह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। और काला चना 5 रुपये प्रति किलोग्राम और दाल जो है वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध कराया जाएगा। यदि हम प्राथमिकता परिवार वाले परिवार का बारे में बात करें तो यहाँ पर खाद्यान्न मिलेगा, क्या, आयोडाइज्ड नमक, खाद्यान्न भी मिलेगा, आयोडाइज्ड नमक मिलेगा, काला चना और दाल। खाद्यान्न 35 किलोग्राम प्रति माह। ठीक है, और यहाँ पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम। उसके बाद फिर 2 रुपये प्रति परिवार क्या मिलेगा, आयोडाइज्ड नमक। तो यहाँ पर आयोडाइज्ड नमक फ्री मिल रहा है। काला चना 2 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, और 2 रुपये प्रति किलो, मेरे ख्याल से 2 रुपये प्रति किलोग्राम, 2 रुपये प्रति किलोग्राम, ये सभी के सभी कॉमन है। और यहाँ भी 5 रुपये और यहाँ भी 10 रुपये दाल की प्रति किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, सामान्य परिवार के बारे में बात करेंगे। तो खाद्यान्न नहीं मिलेगा यहाँ पर, सिर्फ ना ही यहाँ पर आपको आयोडाइज्ड नमक मिलेगा, ना ही काला चना मिलेगा, ना ही दाल मिलेगा। तो 15 किलोग्राम प्रति माह दिया जाएगा और वह 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। खाद्यान्न हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। आप इसको 1-2 बार देखेंगे या फिर आप नोट कर लीजिए, नोट करके आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो वहाँ पर सामने में चिपका दीजिए। जब तक यह एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद आप इसे निकाल कर फेंक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, फेंकिए नहीं, ये काम ही आएगा, है ना। ओके, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर अनुसूची 2।
तो अनुसूची 2 में क्या है, तो पोषाहार मानक। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अनुसूची 1 और अनुसूची 2। ठीक है, तो अनुसूची 2, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि पूरा का पूरा आपको क्लियर दिखाई दे सके। ओके, तो पोषाहार मानक, एकीकृत बाल विकास योजना, बाल विकास सेवा योजना 6 माह से 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से 6 माह तक के आयु के बालकों तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को उपलब्ध कराने हेतु या फिर घर ले जाने वाले राशन, पौष्टिक गर्म पका हुआ भोजन या रेडी टू ईट, ये पोषाहार मानक है ना। यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, भोजन के प्रकार, कैलोरी और प्रोटीन, ठीक है, ये ग्राम में दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहते, है ना, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7389165409। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से, 7389165409, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब इस व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे मैसेज भेजकर PDF उपलब्ध कराने के लिए कह सकते हो, मैं डेफिनेटली उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चे 6 माह से 3 वर्ष तक, है ना, ये घर ले जाने वाला राशन। अब यहाँ पर कैलोरी 500 और उसके बाद फिर प्रोटीन कितना चाहिए, तो 12 से 15 ग्राम। बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन 500 कैलोरी चाहिए, और ये 12 से 15। 6 माह से 6 वर्ष तक जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, तो घर ले जाने वाला राशन इनको मिलेगा और 800 कैलोरी, और यहाँ पर 20 से 25 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। उसी तरह निम्न प्राथमिक कक्षाओं में गर्म पका हुआ भोजन 450 किलो कैलोरी, और ये है 12 ग्राम, है ना, प्रोटीन। और उसके बाद उच्च प्राथमिक कक्षाएं, गर्म पका हुआ भोजन 700 किलो कैलोरी, और फिर यहाँ पर 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए। गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के लिए घर ले जाने वाले राशन में 600 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर अनुशंसित भोजन के भत्ते 50% के रूप में सूक्ष्म पोषक तत्व से फोर्टिफाइड किया हुआ शक्ति पूरक खाद्य, है ना। उसके बाद फिर प्रचलित खाद्य विधियों के अनुसार भोजन तैयार किया जाएगा। विनिर्दिष्ट कैलोरी, प्रोटीन जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो ये आप कह सकते हैं कि संतुलित भोजन या फिर संतुलित आहार या फिर पोषाहार मानक ये तैयार किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि यदि आपको ये PDF चाहिए, है ना, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 7389165409। ठीक है, तो मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।